दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, यूजीसी नेट और साथ ही साथ दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में हम लोग ऐसे क्वेश्चन का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप क्या कर सकें, अपना रिवीजन कर सकें। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। तो एक तरफ आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, दूसरी तरफ आप नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण पार्ट होता है दोस्तों टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जरूर देना चाहिए ताकि आपको पता चल पाए कि आखिरकार आप कितने तैयार हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके क्वेश्चंस जो है वो कहाँ पे गलत हो रहे हैं। जहाँ पे गलती हो रही है, जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गलती हो रही है, अगर जो भारतीय अर्थव्यवस्था में गलत हो रहा है, अगर जो आपको समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, कहाँ पे गलतियां हो रही है, उस गलतियों को टेस्ट सीरीज के माध्यम से पहचान सकते हैं। फिर उसको पढ़ के और अगला टेस्ट दे करके अपना एक्यूरेसी को आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं और आपको करंट भी यहाँ पे कवर कराया जाता है। तो मेरे द्वारा दोस्तों सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम है, इसमें से एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। तो जो हमारी बैचेज चल रही हैं, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार पीजीटी की भी क्लासेस अवेलेबल है दोस्तों। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर। ठीक है, उत्तराखंड लेक्चरर का नया बैच प्रारंभ होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग क्लासेस है और अलग अलग क्लास में आपको आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। अगर जो बात करें एडमिशन की, तो एडमिशन फीस जो है मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, बिहार पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। तो सिंपली दोस्तों, आपको ये फीस इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। अगर जो आप ऐसे एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अलग से अगर जो आपको नोट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, कुछ भी चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। बिल्कुल ठीक है, हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिलिप्स वक्र के बारे में। ठीक है, ये पूछ रहा है कि एक सेकंड, हाँ ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस एक को फिलिप्स वक्र के द्वारा दिखाया जाता है। फिलिप्स वक्र को किसके द्वारा दिखाया जाता है? अगर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो फिलिप्स वक्र के बारे में आप दोस्तों जानते होंगे। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि मुद्रास्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच संबंध बताता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। फिलिप्स वक्र की बात किसने कही थी? फिलिप्स साहब के द्वारा कहा गया था और उन्होंने ये कहा था कि देखिए, अगर जो मुद्रास्फीति बढ़ेगी अर्थात अर्थव्यवस्था में अगर जो महंगाई में वृद्धि होगी तो बेरोजगारी में कमी आएगी। ठीक है, अर्थात अगर जो उन्होंने कहा था कि मुद्रास्फीति
ठीक है। मुद्रास्फीति क्या होता है कि महंगाई बढ़ता है। महंगाई बढ़ने का क्या मतलब होता है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। तो फिलिप साहब ने ये कहा कि अगर जो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था महंगाई बढ़ रही है, अर्थात वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि लोग बेरोजगार कम हो रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी में कमी आ रही है। क्यों कमी आ रही है? क्योंकि ये लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, तभी उनकी क्रय शक्ति बढ़ रही है, तभी जाकर के वो मांग कर रहे हैं। और इसी कारण जब मांग बढ़ाते हैं तो मुद्रास्फीति आती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, किन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक तरलता अधिमान का अर्थ है? तरलता अधिमान का अर्थ क्या है? अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर जी तरलता अधिमान और तरलता जाल क्या एक ही बात है? तरलता अधिमान और तरलता जाल, कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे तरलता जाल की बात हो रही है। नहीं, तरलता जाल की बात नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में एलटी का फॉर्म आने वाला है बहुत ही जल्दी। ठीक है, परेशान नहीं होइए, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो तरलता जाल में क्या होता है दोस्तों? तरलता जाल में क्या उन्होंने बताया था? किन साहब ने तरलता जाल के अंतर्गत क्या बताया था? तरलता जाल के अंतर्गत उन्होंने ये बताया था कि तरलता जाल एक ऐसी स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है, तो उससे ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही कम हो सकती है और ब्याज की दर कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अर्थात ब्याज की दर कभी भी मतलब ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही कम होती है, उससे कम ब्याज की दर नहीं होती है। ये तरलता जाल है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है तरलता अधिमान। ठीक है, तो तरलता अधिमान का मतलब होता है दोस्तों, चलिए क्या उत्तर आ रहा है पहले मैं आप लोग के उत्तर को देखता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो तरलता अधिमान का मतलब पता है क्या होता है? तरलता अधिमान का मतलब होता है कि नगदी को अपने पास रखने की इच्छा। ठीक है, जो नगद होता है उसको अपने पास रखने की इच्छा। मतलब आप अधिमान किसके हैं? हम कहते हैं ना कि आप कितने अधिमान है भाई, मतलब कितने इच्छुक है, कहते हैं ना तरलता अधिमान। तो तरलता अधिमान का मतलब ये होता है कि नगद को अपने पास रखने की इच्छा। ठीक है, और लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? लोग मुद्रा अधिमान का मतलब क्या हो गया? मुद्रा की मांग। और लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? मुद्रा की मांग तीन उद्देश्यों के लिए होती है। कौन कौन से होते हैं? लेन देन उद्देश्य, दूसरा पूर्व उपाय उद्देश्य, और तीसरा क्या होता है दोस्तों? सत्ता उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पे जितने लोग भी अधिमान की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बी ही होगा। तो एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। तो याद रखिएगा कि तरलता अधिमान का मतलब होता है कि नगदी को अपने पास रखने की इच्छा, अर्थात मुद्रा की मांग। और मुद्रा की मांग किन किन कारणों से की जाती है? तीन कारणों से की जाती है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला सर, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति उस अवधि के दौरान होगी जब उधार ग्रहीता और उधारदाता मुद्रा स्फीति की अपेक्षा करते हैं? ये बेहतरीन सा प्रश्न है और आपका थोड़ा सा इसमें क्या लगना चाहिए, कंसंट्रेट होके इस प्रश्न को आपको पढ़ना चाहिए और लाइक और शेयर जरूर करते रहा करिए। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करते रहा करिए। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है ना। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? थोड़ा आराम से पढ़िएगा, धैर्य से और ध्यान से। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा पता है आपको? कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि जब मुद्रास्फीति आती है तो ऐसी स्थिति में जो ऋणी होता है ना, जो ऋणी होता है उसको क्या होता है? लाभ मिलता है। ठीक है, अर्थात जो ऋण ग्राही होता है, ऋणी या ऋण ग्राही जो होता है उसे क्या होता है दोस्तों? लाभ होता है। और ऋणदाता जो होता है भैया वो क्या करता है? उसे जो होता है हानि होता है। क्यों होता है? क्योंकि मुद्रा के मूल्य में अंतर आ जाता है।
क्या बोल रहे हैं सर? सी बोल रहे हैं सभी लोग। इतने सारे लोग सी क्यों बोल रहे हैं भैया? देखिए, क्या आराम से पढ़िए, ठंडे दिमाग से पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठंडे दिमाग से पढ़िए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिति उस अवधि के दौरान होती है जब उधार ग्रहिता, मतलब जो उधार को ग्रहण कर रहा है, ठीक है, अर्थात जिसको क्या होगी, उधार ग्रहिता, जो ऋण ग्राही है उसे लाभ हो रहा है, और उधारदाता मुद्रास्फीति की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मौद्रिक ब्याज दर जो होगा वो वास्तविक ब्याज दर से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मैंने बहुत बार इसके बारे में आपको बताया, इसकी गहराई को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं बार बार बोलता हूं कि इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसे आप रट्टा मार के याद नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, और इसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी है दोस्तों। तो मैं बार बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट की क्लास जरूर ज्वाइन करके एप्लीकेशन आप लोग पढ़िए। तो जितने लोग भी यहाँ पे ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसके दौरान जो उधार ग्रहिता होता है और उधारदाता होता है ये मुद्रा स्थिति की अपेक्षा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मौद्रिक ब्याज दर वास्तविक ब्याज दर से क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे यह सिद्धांत संबंधित है जो बतलाता है कि मुद्रा के लेन देन की मांग का भी एक कारक है? कौन सी थियरी ये बताता है भैया? बिल्कुल सही है। चलिए, हाँ ठीक है, बिल्कुल क्या उत्तर होगा? बिल्कुल क्या उत्तर होगा? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल, किसकी याद यहाँ पे आनी चाहिए? दो अर्थशास्त्रियों की याद आनी चाहिए। एक तो आपको टोबिन की भी याद आ जानी चाहिए और दूसरा आपको किन्स की भी याद आ जानी चाहिए। इन दोनों लोग को याद आना चाहिए, बॉमल और टोबिन, इनकी भी याद आनी चाहिए और किन्स साहब की भी याद आनी चाहिए, ठीक है। किन्स साहब का आय उपभोग फलन आपको पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखिए, निम्नलिखित में से किससे यह सिद्धांत संबंधित है जो हमें ये बताता है कि जो ब्याज होती है, ब्याज की दर मुद्रा के लेन देन मांग का एक कारक है। तो ब्याज की दर मुद्रा की लेन देन का कारक जो बताया वो बॉमल एवं टोबिन ने बताया। और किन्स साहब ने क्या कहा था भैया, याद है कि मुद्रा की लेन देन की जो मांग होती है वो किसका फलन होता है? आय का फलन होता है। बहुत सारे लोग गलत करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। तो दोस्तों ये ब्याज की दर का फलन बताते हैं और किन्स साहब आय का फलन बताते हैं। तो बॉमेल और टोबिन जो हैं ये ब्याज दर का फलन बताते हैं और किन्स साहब आय का फलन बताते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इस बात को, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किससे यह सिद्धांत संबंधित है जो हमें ये बताता है कि ब्याज की दर मुद्रा के लेन देन की मांग का भी एक कारक है, ये बॉमेल एवं टोबिन ने बताया। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो एक छोटी सी बात है, आराम से ध्यान में रखिएगा कि बोमेल एवं टोबिन ने कहा था कि जो मुद्रा की मांग होती है ना वो ब्याज के दर पे निर्भर करती है। अगर जो ब्याज की दर ज्यादा होगी तो मुद्रा की मांग कम होगी, और अगर जो ब्याज की दर कम है तो मुद्रा की मांग ज्यादा होगी, ठीक है। और किन साहब क्या कहते हैं कि मुद्रा का जो मांग होता है वो क्या होता है, आय का फलन होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और ये बताइए कि प्रतियोगी बाजार में करापात, प्रतियोगी बाजार की जब बात हो रही है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए भैया? प्रतियोगी बाजार की बात हो रही है तो क्या याद आ जाना चाहिए? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। चलिए बताइए सर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है?
क्या बोल रहे हैं भाई? चलिए आराम से करिए। बिल्कुल। बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए देखिए, प्रतियोगी बाजार में जो करापात होता है ना, जो करापात होता है, जो कर होता है, वो क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों के मध्य बंटता है। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। क्रेता को कब कर का भार वहन करना पड़ेगा? जब मांग की लोच क्या होगी? मांग की लोच जब होगी बेलोचदार, बेलोचदार, बेलोचदार होगी, है ना। क्रेता कर का भार संपूर्ण रूप से वहन कब करेगा? जब मांग की लोच क्या होगी? बेलोचदार होगी। अर्थात जैसे माचिस हो गया, नमक हो गया, अगर जो इनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए, इनके कीमतों में वृद्धि कर दिया जाए, तो एक उपभोक्ता अर्थात एक जो क्रेता होता है, इसकी मजबूरी होती है कि अगर जो कीमतें बढ़ भी जाएंगी तो भैया बिना नमक के सब्जी कैसे बनेगा, खरीदना ही खरीदना है। और विक्रेता विक्रेता जो होता है वो कब कर का भार वहन करता है? जब मांग कैसा होता है? लोचदार, लोचदार। जैसे चाय हो गया और कॉफी हो गया, तो अगर जो चाय पर क्या किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया गया, तो जो विक्रेता होगा वो कहेगा कि नहीं भैया, अगर जो टैक्स हम क्रेता से लेंगे तो हमारी कीमत बढ़ जाएगी हमारी वस्तु की, और ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता होंगे वो काफी खरीदने लगेंगे। तो विक्रेताओं पर टैक्स का भार कब पड़ता है? जब मांग लोचदार होता है। अर्थात विक्रेता जो होगा, जब लोचदार मांग है तो अपने कीमत को नहीं बढ़ाएगा, और क्रेता जब बेलोचदार मांग है तो भैया इसकी मजबूरी होती है इस वस्तु को क्रय करना होता है। बिल्कुल ठीक है। अगला, यदि पूर्ति की लोच बढ़ती है तो क्रेताओं यदि पूर्ति की लोच बढ़ती है तो क्रेताओं पर बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है, वही तो मैंने आपको बात बता रहा था। यदि मांग की लोच शून्य है तो पूरी तरह क्रेताओं द्वारा वहन किया जाएगा। अर्थात मांग की लोच शून्य का मतलब क्या हो गया कि बेलोचदार, ठीक है, बेलोचदार। यही तो मैं आपको बात बता रहा था कि एक होता है लोचदार, दूसरा होता है बेलोचदार। तो बेलोचदार, जब मांग की लोच बेलोचदार होगी तो ऐसी स्थिति में कर का भार जो वहन करेगा वो उपभोक्ता अर्थात क्रेता वहन करेगा। अर्थात बेलोचदार का मतलब क्या है कि बेलोचदार का मतलब क्या है कि आप अपने मांग में परिवर्तन न कर पाए, आपके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, मस्ट है, इन वस्तु को खरीदना ही है। जैसे नमक हो गया, माचिस हो गया, 20 रुपए किलो नमक बिक रहा है तो भी आप नमक का उपभोग करेंगे। 100 रुपए केजी होगा तो भी आपको नमक खरीदना पड़ेगा। 500 रुपए केजी नमक हो जाएगा तो भी आपको खरीदना पड़ेगा। नमक का कोई भी अस्थापन नहीं है, ठीक है, अस्थापन वस्तु नहीं है। और वही जब मांग लोचदार होगा तो ऐसी स्थिति में कर का भार कौन वहन करेगा? विक्रेता वहन करेगा, ठीक है। क्यों वहन करेगा? क्योंकि विक्रेता अगर जो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करेगा तो उसके जो क्रेता होंगे वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जितने लोग भी 1 2 3 बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, मार्शल लर्नर दशा यह बताता है कि विदेशी मुद्रा बाजार स्थिर रहेगा यदि आयातों के मांग की कीमत लोचों और निर्यातों की मांग की कीमत लोचों का योग होगा। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया सा प्रश्न है भाई। क्या उत्तर आ रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं दवाइयां। बिल्कुल ठीक है भाई। अब मार्शल लर्नर दशा जो है, ये आपको 3 कंडीशन याद रखना है, इसी 3 कंडीशन से प्रश्न पूछता है। ई एक्स प्लस ई एम जब क्या होता है? लेस देन होता है 1 के। ई एक्स प्लस ई एम जब इज इक्वल टू होता है 1 के। ई एक्स प्लस ई एम जब ग्रेटर देन होता है दोस्तों 1 के। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो इससे क्या होगा दोस्तों? ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, इससे क्या होगा? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि व्यापार से क्या होने वाला है दोस्तों? हानि होने वाली है। यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी? यहाँ पे स्थिति रहेगी कि संतुलन की अवस्था बनी रहेगी।
और यहाँ पे क्या होगा, व्यापार से क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा भैया लाभ। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, एक के बराबर। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि मार्शल लर्नर दशा बताता है कि विदेशी मुद्रा बाजार स्थिर रहेगा यदि आयातों की मांग की लोच और निर्यातों की मांग की लोच, अर्थात ये संतुलन, अर्थात यही तो स्थिर वाला कंडीशन है सर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये वाला पूछ रहा है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेबिस सीगर परिकल्पना निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? प्रेबिस सीगर परिकल्पना किससे संबंधित है भाई? चलिए, अच्छा सा प्रश्न है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। तो सभी लोगों से निवेदन है, क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? आपकी बनेगी भाई, और किसकी बनेगी? तो थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो भाई आप कभी भी इसको भूलिएगा नहीं, मैं एक लाइन में बहुत ही आसानी से बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स में जो प्रेबिस सीगर परिकल्पना है ये है क्या, ठीक है? तो प्रेबिस और सीगर परिकल्पना है, इन लोगों का ये कहना है कि एक, ध्यान से समझिएगा, एक लाइन की बात है, जिंदगी भर याद रखिएगा, कभी भी गलती नहीं करिएगा, पूरी थियरी एक लाइन में बता रहा हूं। प्रेबिस सीगर परिकल्पना ये है कि जब एक विकासशील देश, जब एक विकासशील देश जो है, जब एक विकासशील देश, ठीक है, विकसित देश से व्यापार करेगा, विकसित, ठीक है, विकसित देश से व्यापार करेगा, तो ये जो विकासशील देश है ना, इसको क्या होने वाली है? हानि होने वाली है। और इसको क्या होगा? विकसित देश को क्या होगा? लाभ होने वाला है, ठीक है? आराम से याद रखिएगा। अर्थात अगर जो विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करेगा तो जो व्यापार की शर्त होगी वो प्रतिकूल होगी। किसके लिए? विकासशील देश के लिए प्रतिकूल होगी, अर्थात अच्छी नहीं होगी। अब सर अच्छी क्यों नहीं होगी? अच्छी इसलिए नहीं होगी कि प्रेबिस सीगर का ये मानना है कि ये जो विकासशील देश है ये अपने कच्चे संसाधनों को मूव कराएगा विकसित राष्ट्रों को। तो ऐसी स्थिति में दीर्घ काल में जो इसके प्रचुर संसाधन है वो खत्म हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में जो विकासशील देश होगा उसे व्यापक पैमाने पे हानि होने वाला है। तो एक लाइन की बात है, आपको हमेशा याद रखना है कि प्रेबिस सीगर परिकल्पना ये कहता है कि जब एक विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करता है तो उससे विकासशील देश को हानि होता है, अर्थात विकासशील देश के लिए व्यापार जो होता है वो प्रतिकूल होता है, ठीक है, अर्थात अच्छा नहीं होता है। तो व्यापार की शर्त प्रतिकूल होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि कम विकसित देश की आयात निर्यात स्थिति की बात करता है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक आर्थिक विकास की मुख्य विशेषता है। आर्थिक विकास की मुख्य विशेषता क्या होती है? बच्चों वाली बात कभी नहीं भूलना है, बहुत आसान है, छोटी सी बात। इकोनॉमिक्स में आपने बहुत देखा होगा, बहुत सारी जगहों पे पढ़ा होगा। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है? तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है? एक बार बता रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा। आर्थिक विकास जो होता है ये कहां पे होता है भैया? ये विकासशील देशों में देखने को मिलता है। कहां पे? विकासशील देशों में। जैसे भारत क्या है? एक विकासशील देश है, और आर्थिक विकास जो है वो विकासशील देशों में देखने को मिलता है। और आर्थिक समृद्धि जो होता है ना, आर्थिक समृद्धि जो होता है वो विकसित देशों में देखने को मिलता है। आर्थिक समृद्धि जो है वो कहां पे देखने को मिलता है? विकसित देशों में देखने को मिलता है।
विकसित देश में। अब आप कहेंगे सर क्या अंतर हो गया? तो देखिए, आर्थिक विकास एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे क्या होता है ना कि विकासशील देश जो होता है वो अपने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करता है, अपने राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, देश की आधारभूत संरचना बेहतर होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सब कुछ बेहतर होता है और मानव की लाइफ स्टाइल भी बेहतर होती है। तो आर्थिक विकास जो होता है इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था के सभी भागों का विकास हो रहा है। लेकिन आर्थिक समृद्धि में दोस्तों क्या होता है कि उस देश की आर्थिक समृद्धि जो होता है वो विकसित देश में होता है, उस देश की ऑलरेडी आधारभूत संरचना बेहतर हो चुकी होती है, वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन ऑलरेडी बेहतर हो चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में ये मेजरमेंट नहीं होता है, वहां पे मुख्य रूप से मेजरमेंट ये होता है आर्थिक समृद्धि का कि ये राष्ट्र तकनीकी में कितना विकास कर रहा है, राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि कर रहा है और प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि मतलब विकसित देशों में देखने को मिलता है जहां पे मुख्य रूप से देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी में ये वृद्धि कितना कर रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास कितना कर रहा है और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि क्या हो रहा है। और आर्थिक विकास विकासशील देशों में देखने को मिलता है जहां पे प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, देश की आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सबका विस्तार होता है और मानव के आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि आती है। तो आज के बाद कभी भी भूलिएगा नहीं। तो ये क्या बोल रहा है कि आधुनिक आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषता क्या रही है? तो भैया अभी मैंने बताया ना कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, बिल्कुल ठीक है। प्रति इकाई श्रम की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, बिल्कुल ठीक है। और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का अधिकाधिक उपयोग होता है। तो जितने लोग भी उपयोग, चलिए अब उसी से संबंधित एक प्रश्न और आ गया जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये प्रश्न किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए, मैंने जो बताया किसी से भी ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है? भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है और भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे न्यूनतम है? कमेंट करके बता दीजिएगा। और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कैसे मापते हैं? प्रति व्यक्ति आय कैसे मापते हैं पता है ना कि राष्ट्रीय आय अपान कुल जनसंख्या, यही तो होता है ना। तो अगर जो राज्य की बात करें दोस्तों तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? कमेंट करके बताइए। चलिए, तो क्या उत्तर आ रहा है सर? अभी मैंने आपको बताया, बार बार बताया कि आर्थिक समृद्धि में क्या होता है कि उस देश में ऑलरेडी आधारभूत संरचना बेहतर होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, और वो जो मांग करते हैं उसकी पूर्ति उनके ही उद्योगों के द्वारा हो जाती है। अर्थात वो क्या होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं। देश के अंदर जो उद्योग लगे हैं वही उद्योग उनके मांग की क्या कर देते हैं? पूर्ति कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है? विदेशी व्यापार और महत्वपूर्ण हो उठता है। ये बात बिल्कुल गलत है। वो क्या हो चुके होते हैं? आर्थिक समृद्धि, अर्थात ये विकसित राज्य होते हैं वो आत्मनिर्भर हो चुके होते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त मांग है? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, एक होता है दोस्तों क्या? पूरक वस्तु, पूरक वस्तु, ठीक है। दूसरा क्या होता है? स्थापन्न वस्तु, ठीक है। चलिए, तो पूरक वस्तु क्या होता है? पूरक वस्तु को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? संयुक्त मांग। संयुक्त मांग मतलब कोई दो वस्तु होगी, दोनों वस्तु आपस में मिलकर के ही क्या करेंगे कि कार्य करेंगे, एक दूसरे के बिना उनका वजूद अधूरा रहेगा, एक दूसरे के बिना वो कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। जैसे आप जब ब्रश करते हैं तो आपको टूथपेस्ट चाहिए और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? ब्रश भी चाहिए, ठीक है। तो टूथपेस्ट आप किसका यूज करते हैं? आप कहेंगे सर हम पतंजलि का यूज करते हैं, कोलगेट का यूज करते हैं, ठीक है। और ब्रश किसका यूज करते हैं? आप कहेंगे सर ओरल बी का यूज करते हैं या हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, बोलते हैं ना। तो ये क्या है? संयुक्त है। जैसे और क्या हो जाएगा? कार और पेट्रोल, ठीक है। और स्थापन वस्तुओं में क्या हो जाएगा? चाय और काफी, ठीक है। मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? ठीक है, इसके लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? पूरक वस्तुओं के लिए अर्थात संयुक्त मांग के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है?
ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अर्थात अगर जो कार की कीमत में वृद्धि हो रही है तो लोग कार की मांग कम कर देंगे। जब कार लोग कम खरीदेंगे तो ऐसी स्थिति में लोग पेट्रोल भी कम खरीदेंगे। तो अगर जो एक वस्तु की मांग में कमी आए तो दूसरे वस्तु की मांग में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो इसके लिए इसकी मांग की लोच ऋणात्मक होती है। और अस्थापन्न वस्तुओं के लिए क्या होती है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, समरूप लागत स्थितियों वाले पूर्ण प्रतियोगी उद्योग की तुलना में एकाधिकारी क्या करता है? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? समरूप लागत स्थितियों वाले पूर्ण प्रतियोगी उद्योग की तुलना में एकाधिकारी क्या करता है भैया? सभी लोग, जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो एकाधिकारी होता है ना, वो एट अ टाइम एक बार में या तो उत्पादन को या तो कीमत को एक समय में किसी एक को ही वो क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है या निर्धारित कर सकता है। या तो वो उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा करके कीमत को कम करेगा या कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा करके उत्पादन को कम करेगा, ताकि मांग बहुत ज्यादा हो और हम उत्पादन कम करेंगे तो बाजार में मांग बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं किसी वस्तु की, और हम कम उत्पादन करेंगे तो बाजार में कम वस्तुएं रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे कि बहुत ज्यादा कीमत हमको देने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे कोविड काल में आपने देखा कि कीवी फल जो होता है वो प्लेटलेट्स के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो बेसिकली दोस्तों कहां से आता है? वो न्यूजीलैंड से आता है। ठीक है, और भी कुछ जगहों पे, छिटपुट जगहों पे, कुछ जगहों पे होता है, लेकिन अधिकाधिक मात्रा में हम उसका क्या करते हैं? आयात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसकी क्या हुई थी? मांग बढ़ गई थी और कीमतें भी उसकी क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। तो एट ए टाइम जो एकाधिकारी होता है या तो उत्पादन या तो कीमत एक बार में एक ही को निर्धारित कर सकता है। तो ये क्या पूछ रहा है कि समरूप लागत स्थितियों वाले पूर्ण प्रतियोगी उद्योग की तुलना में एकाधिकारी जो होगा कम मात्रा में उत्पादन करेगा ताकि अपनी कीमतों को ज्यादा कर ले। अगला प्रश्न, कि जब किसी वस्तु का बाजार पूर्तिवक्त ऋणात्मक ढाल के रूप में होता है तो उस मामले में प्राप्त होता है। अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई। इजी सी बात है भाई कि जब किसी वस्तु का बाजार पूर्तिवक्त ऋणात्मक ढाल के रूप में होता है तो उस मामले में अस्थिर संतुलन देखने को मिलता है। ठीक है, और यही तो हम लोग पढ़ते हैं ना दोस्तों कि अस्थिर संतुलन की स्थिति में जब कोई अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी होती है तो बहुत सारी ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया होती है जो स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है और वो अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाने का प्रयास करती है। तो एक बार नहीं, अनेकों बार, बहुतों बार हमने बताया है और बार बार बोलता हूं भैया कॉन्सेप्ट पढ़िए। लेकिन देखिए, जो लोग एडमिशन भी लिए हैं, एक बात समझ लीजिए, आपने एडमिशन ले लिया तो अब ये नहीं कि भैया हम एडमिशन ले लिए तो हमारा सिलेक्शन हो गया। आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सकता है क्लास को पढ़िए, देखिए, कॉन्सेप्ट की क्लास को जरूर पढ़ा करिए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। ठीक है, और जिन लोगों ने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपको वहां पे पढ़ाया जा रहा है। कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। तो एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए वीडियो लेक्चर के माध्यम से, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। नोट्स पढ़ने की आदत डालिए, 40 मिनट से 1 घंटे रोज पढ़िए कम से कम। और टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पे टेस्ट दीजिए, इवेल्युएशन करिए, कैसी तैयारी की चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट, सब कुछ दिया जा रहा है यार। ईमानदारी से पढ़िए। सारे बैचेज अवेलेबल हैं, अलग अलग बैच अवेलेबल है और हर बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ाया जा रहा है।
एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर? कि क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य है कि मांग है, तो क्या बोल रहे हैं सर? पूर्णतया लोचदार बोल रहे हैं क्या? पूर्णतया लोचदार सभी लोग भी बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर जो आपने पढ़ा होगा तो कुछ इस प्रकार का हमने आपको ग्राफ के माध्यम से चीजों को बताया था, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्ण स्थापन वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच होती है। मेरा प्रयास रहता है कि एक प्रश्न यहां से जरूर मैं आपको रोज प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि 4 में से एक प्रश्न, कोई भी आप इकोनॉमिक्स का पेपर उठा के देख लीजिए, आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर पूछेगा। यहाँ पे पूर्ण प्रतिस्थापन दिया गया है, ठीक है। एक होता है दोस्तों स्थापन, एक होता है पूर्ण स्थापन जो पूछा गया है आपसे, दूसरा होता है दोस्तों स्थापन, ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों, तीसरा क्या होता है? पूरक होता है, ठीक है। चौथा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसमें से एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में पूछा जाता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए चलिए क्या उत्तर आएगा भाई? ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, अनंत बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। स्थापन वस्तुओं के लिए, विलासिता की वस्तुओं के लिए और सामान्य वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है? 0 होती है। तो इस 4 में से एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में पूछेगा। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। स्थापन वस्तुओं के लिए, विलासिता की वस्तुओं के लिए और सामान्य वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है? पॉजिटिव होती है, अर्थात धनात्मक होती है। पूरक वस्तुओं के लिए ऋणात्मक होती है और स्वतंत्र वस्तुओं के लिए 0 होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, क्रमवाचक दृष्टिकोण से, चलिए सर बताइए, क्रमवाचक दृष्टिकोण से, चलिए ब्यूटी सिंह जी, चंद्रबली प्रजापति जी, सुमन शर्मा जी, हर्षु मिश्रा जी, सरिता जी, सदानंद मिश्रा जी, अंकिता जी, बिल्कुल ठीक है। दीक्षा सिंह जी, पूजा मिश्रा जी, हर्षु मिश्रा जी, बताइए भाई। मिठाई के डर से चुप हैं ये कौन सा कमेंट है भाई? IM जी, रीता जी, अंजुमन जी, राजन सिंह जी, तस्नीम जी, संगीता जी, जयंत जी, नीलम कुमारी जी, अमरेश यादव जी, रामदेव जी, बिल्कुल ठीक है। लाल बहादुर जी, मीनू यादव जी, शांति जी, सपना जी, राजेश जी, राजकुमार प्रजापति जी, जितेंद्र जी, बिल्कुल ठीक है। सुनील जी, अक्षय जी, चलिए सभी लोग जी, चलिए क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। उपयोगिता एक व्यक्तिगत संकल्पना है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण से संबंधित कौन कौन है भाई? क्रमवाचक दृष्टिकोण से संबंधित कौन कौन है? कौन कौन अर्थशास्त्री है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसने कहा था कि उपयोगिता को देखिए भैया, हम माप नहीं सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उपयोगिता को क्रम से रख सकते हैं। उपयोगिता को किसने कहा था? मार्शल ने कहा था कि देखिए हम उपयोगिता को माप सकते हैं, उपयोगिता जो है वो मापनीय है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि देखिए आप उपयोगिता को एक क्रम में रख सकते हैं, जो सबसे जरूरी होगा उसको सबसे ऊपर, उससे कम जरूरी होगा उससे नीचे, ठीक है। तो क्या होगा? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हिग्स एवं एलन बोल रहे हैं,
बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी हिग्स एवं एलम की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अरे नहीं भाई, हमसे तेज नहीं है आप, है ना। आपको लगता है कि आप कमेंट लिख के डिलीट कर देंगे, सर को पता ही नहीं चलेगा। अरे वो सर 50 साल वाले सर नहीं है ना। वो 50 साल वाले सर नहीं है कि पीछे करके देखती रह जाएगी क्या हुआ और आप अपना काम करके निकल जाएंगे। आप जैसे आप लिखते हैं ना, मेरी नजर आपके कमेंट पे चली जाती है, तो आप इस बात को समझिएगा, है ना। वो वाली कंडीशन नहीं है, हमसे तेज नहीं है इस मामले में। आप कुछ भी लिखते हैं तो तुरंत मेरा जो दिमाग वो तुरंत मेरी जो आंखें होती है आपके कमेंट पे जाती है। तो इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहिएगा कि सर को तो पता ही नहीं चला, हम तो लिख के निकल गए। आप लिख के कभी नहीं निकलते हैं। वो बात अलग है कि बहुत बार क्या होता है कि जिंदगी में एक चीज सीखनी चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको जानबूझ के क्या कर देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो बस मैं भी वही करता हूँ। अदरवाइज ये नहीं है कि आप लिख के डिलीट करके अपने आप को समझते हैं कि अरे हम तो बहुत बड़े तुर्रम खा हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बताइए सर क्या उत्तर आ रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित कर सकता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। बिल्कुल जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कौन करता है, उद्योग करता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित कर सकता है कौन, ना ही क्रेता ना ही विक्रेता। तो बाजार कीमत का निर्धारण कौन करता है, उद्योग करता है। किसके आधार पे, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे, अर्थात बाजार की शक्तियों के आधार पे। अगला प्रश्न सर आपके सामने ये रहा कि यदि गाजर और एक अन्य वस्तु वाई स्थापन वस्तुएं हैं तो वाई वस्तु के मूल्य एवं गाजर, एक सेकेंड, यदि गाजर और एक अन्य वस्तु वाई स्थापन्य वस्तु है तो वाई वस्तु के मूल्य एवं गाजर के मांग के संबंध को एक वक्र द्वारा दिखलाया जाता है। वो वक्र कौन सा होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सा प्रश्न है, खूबसूरत सा, बेहतरीन सा, मजेदार सा, है ना। क्या उत्तर होगा भाई, याद आ रहा है, याद आपको आ रहा है ये ग्राफ, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको ये ग्राफ याद आ रहा है। यहाँ पे P2 होता है, यहाँ पे P1 होता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। D1 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये बात कर रहा है आपके अस्थापन्न वस्तु की, अस्थापन्न वस्तु की। तो अस्थापन्न वस्तुओं की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अगर जो दो वस्तु हैं, एक की कीमतों में वृद्धि होगी तो उसकी मांग में कमी आ जाएगी और दूसरे की मांग में वृद्धि आ जाएगी। जैसे क्या होता है कि जैसे चाय हो गया और कॉफी हो गया, अगर जो चाय की कीमत बढ़ रही है, चाय की कीमत अगर जो प्राइस इसकी बढ़ रही है तो इसकी जो फिर मांग जो होगी वो कम हो जाएगी, इसकी मांग कम हो जाएगी और चाय छोड़ करके लोग कॉफी पीना पसंद करने लगेंगे तो कॉफी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऊर्ध्व गति वक्र होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कीमत में हुए परिवर्तन से मांग में हुए परिवर्तन की संवेदनशीलता को बताता है। ये बच्चों वाला प्रश्न है भाई, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और ये नहीं जानते हैं तो अच्छी बात नहीं है, इसको जानना चाहिए, थोड़ा सा लाइक और शेयर करना चाहिए। क्लास आपकी है तो निवेदन है आप सभी लोगों से कि लाइक और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। कौन करेगा, आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखिए इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, ठीक है। मतलब जितने लोग देख रहे हैं 50% लोग भी लाइक और शेयर नहीं किए हैं। आपने अपने बुजुर्गों से सुना नहीं है क्या कि फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता है, एक लाइक और शेयर कर देंगे तो फ्री का ये ज्ञान नहीं रह जाएगा। आपने कुछ एफर्ट डाला है और ये बात बिल्कुल ठीक है, फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता है। लाइक शेयर कर दिया करिए यार, है ना। क्या उत्तर होगा, डी बोल रहे हैं, मांग की लोच।
बिल्कुल ठीक है। आपको ही पता ही है दोस्तों कि मांग की लोच का फार्मूला क्या होगा कि कीमत में हुए परिवर्तन अपान मांग में, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अपान मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। मांग की लोच इज इक्वल टू क्या होता है कि जब कीमत में परिवर्तन होता है तो उससे मांग में क्या परिवर्तन होता है, अर्थात कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अपान मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन ही तो मांग की लोच कहलाता है। मांग की लोच कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। मांग की लोच कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मांग की आय लोच जिसमें आय परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है। दूसरा कीमत लोच जिसमें कीमत परिवर्तन से आय में मांग में परिवर्तन होता है। और एक होता है मांग की आड़ी लोच। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मांग की आड़ी लोच में क्या होता है। चलिए सर बताइए, एक फर्म सीमांत फर्म है, इसका मतलब क्या होता है? सीमांत फर्म का मतलब यह होता है कि एक फर्म जो है वो अपने परिवर्तनशील लागत के बराबर ही कीमत प्राप्त कर रही है। ठीक है, परिवर्तनशील लागत के बराबर, परिवर्तनशील लागत के बराबर ही वो क्या कर रहा है? अपने कीमत को प्राप्त कर रहा है, अर्थात प्राइस को प्राप्त कर रहा है। अगर जो ये कीमत और नीचे गिर जाएगा, अर्थात कीमत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाएगा, तो कहेगा टाटा बाय बाय, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम कर नहीं पाएंगे। हम क्या करेंगे? हम उधार लेकर के थोड़ी उत्पादन करेंगे, हम लाभ कमाने के लिए आए हैं, हम लाभ कमाने के लिए आए हैं, हमको हानि होगा तो हम थोड़ी उत्पादन में बने रहेंगे। कहेगा भैया बस हो गया, अब हम जा रहे हैं। ठीक है तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किसी वस्तु का सामान्य मूल्य होता है। सामान्य मूल्य क्या होता है भाई किसी वस्तु का? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन सा प्रश्न। किसी वस्तु का सामान्य मूल्य होता है। और देखिए दोस्तों, मैंने कल भी कहा था, फिर आज कह रहा हूं कि जिंदगी में कम से कम इतना मेहनत कर लीजिए ना कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर जो आप खड़े हो तो आप अपने आप से ये कह सके कि आपने संघर्ष किया है जिंदगी में कुछ पाने के लिए, है ना। नहीं तो बाकी के जितने भी असफल लोग होते हैं वो कहते हैं मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। अरे कुछ कैसा नहीं है। आप क्या 100% श्योर हैं कि अपने आप को कह सकते हैं कि हमने मेहनत किया है और हमको सफलता नहीं मिली? जिस दिन अपने आंख से आंख मिला करके आप ये बात कह सकें कि हमने खूब मेहनत किया है, उस दिन आप मान लीजिए कि आप अब क्या हो चुके हैं कि आप उस स्तर पे हैं कि जहां पे जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है ना। मेहनत जाया नहीं होता है, एक सीधी सीधी बात है। मेहनत और अनुभव जो होता है वो जाया नहीं होता है। वो जरूर हो सकता है कि जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप मेहनत किए हैं, उस क्षेत्र में सपोज करिए कि सफलता न भी मिले, लेकिन ये जो आपका अनुभव है, ये जो आपका मेहनत है, ये आपको इतनी सारी चीजें दे करके जाएगा ना कि आप जिंदगी में बहुत बड़ा कर लेंगे। क्या होगा कि बस थोड़ा आपको मंच तो मिल जाए, एक समय आएगा, हमेशा आप ऐसे थोड़े ही रहेंगे। बस मेहनत करिए, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। क्या उत्तर होगा भाई? ये बोल रहे हैं कि किसी वस्तु का सामान्य मूल्य होता है। तो किसी वस्तु का सामान्य मूल्य क्या होता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार का मूल्य होता है। यही तो हम लोग पढ़ते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में जो फर्में होती हैं वो हमेशा ही सामान्य मूल्य ही प्राप्त करती हैं। और सामान्य मूल्य क्या होता है कि जो उद्योग निर्धारित करता है मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे। यहाँ पे कोई भी फर्म अप्रत्याशित लाभ या अप्रत्याशित हानि नहीं हो, तो अप्रत्याशित ना ही लाभ कमा सकता है, ना ही उसे अप्रत्याशित हानि हो सकती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, भेदपूर्ण एकाधिकार केवल तभी संभव है जब बाजारों में, और जब आप मेहनत कर लेंगे ना तो आप इतना मेच्योर हो जाएंगे ना, इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी कि फिर बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों से आप बहुत ही आसानी से क्या होंगे? निकल जाएंगे, है ना। बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों से आराम से निकल जाएंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए सर कि भेदपूर्ण एकाधिकार केवल तभी संभव है जब बाजारों में होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खास करके महिलाएं, घर में अगर जो 2 दिन लगातार भिंडी आ गया तो कहती है भिंडी काटने में बहुत समस्या होती है,
उसी को लेकर के क्या होता है, घर में झगड़ा हो जाता है। वो क्यों होता है, मेच्योरिटी की कमी के कारण होता है। ठीक है, अरे भाई ठीक है, झगड़ा करने की क्या जरूरत है, 1 केजी भिंडी होगा, नहीं बनाने की इच्छा है, नहीं बनाइए, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भेदपूर्ण एकाधिकार केवल तभी संभव है जब बाजारों में, क्या उत्तर होगा भाई। वाकई में भिंडी में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो अगर जो आप पुरुष हैं और किसी कारणवश क्या हुआ है कि घर पे अगर जो थोड़ा बहुत कुछ हुआ है तो भिंडी खरीद के लेके चले जाइए, 2-3 दिन खरीद दीजिए लगातार, तो ये भिंडी की सब्जी बनाओ। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, तो पुरुषों के लिए है बेसिकली। आप क्या ले आप, चलिए छोड़िए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भेदपूर्ण एकाधिकार केवल तभी संभव है जब बाजारों में क्या होता है भाई। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए कि भेदपूर्ण एकाधिकार केवल तभी संभव है जब क्या होगा। चलिए कंसंट्रेट करते हैं क्लास पे। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर कि देखिए मांग की लोच क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो भेदपूर्ण एकाधिकार केवल तभी संभव होता है भैया जब अलग अलग बाजारों में वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हो, अलग अलग कीमतें हम अलग अलग करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। अर्थात किसी बाजार में वस्तुओं की मांग बहुत ज्यादा हो, कहीं पे वस्तुओं की मांग कम हो। ठीक है, तभी तो अपने कीमतों को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि एकाधिकारी उस बाजार में बेचना चाहेगा जहां पे, एकाधिकारी कहां पे अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहेगा। चलिए भाई बताइए, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। चलिए कि एकाधिकारी उस बाजार में बेचना चाहेगा जहां पे, एकाधिकारी अपने प्रोडक्ट को कहां बेचना चाहेगा भैया। चलिए ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। बिल्कुल, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि एक अधिकारी अपने प्रोडक्ट को भैया वही बेचना चाहेगा जहां मांग की लोच क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। और इकाई से अधिक होने का मतलब क्या होता है, मांग की लोच इकाई का से अधिक होने का मतलब क्या, कि लोगों की जितनी आय हो रही है ना, उस आय से ज्यादा लोग मांग कर रहे हैं। अर्थात वहां पे मांग क्या है, हाई है, मांग ज्यादा है। तो जब मांग वहां पे ज्यादा होगा तो वो अपने प्रोडक्ट की कीमतों में वृद्धि करके भी बेच सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र हमें क्या बताता है। ठीक है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र हमें क्या बताता है सर। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या कम क्यों रहती है भैया। चलिए अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र हमें ये बताता है कि एक विशेष कारखाने के उत्पादन में विभिन्न स्तरों को उत्पादित करने की न्यूनतम लागत को, एब्सोल्युटली ठीक है। तो याद रखिएगा कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र हमें ये बताता है कि एक विशेष कारखाने में उत्पादन में विभिन्न स्तरों को उत्पादित करने की न्यूनतम लागत को, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी फर्म का अल्पकाल में संतुलन होता है केवल, खूबसूरत सा प्रश्न, जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं है। जितना आसान ये प्रश्न दिख रहा है उतना आसान है नहीं। आसान कब होगा, आसान तब होगा जब इस शब्द को आप ठीक तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है, आसान कब होगा,
तब होगा जब इस शब्द को ठीक तरीके से आप समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्या उत्तर होगा सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बिल्कुल। तो जितने भी डी बोल रहे हैं सब समझ के बोल रहे हैं, जितने भी डी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, सब गलत। डी वाले सब गलत है ना, डी जितने भी बोल रहे हैं सब गलत। देखिए, एक फर्म का अल्पकाल में संतुलन होता है। देखिए, अल्पकाल में फर्म के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने उत्पादन के साधनों को परिवर्तित कर सके और उत्पादन को कम या ज्यादा कर सके। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि हम पढ़ते हैं ना कि अल्पकाल में फर्में जो होती हैं वो कोई भी अपने उत्पादन के साधनों में परिवर्तन नहीं करती हैं, परिवर्तन कर ही नहीं पाएंगी क्योंकि अल्पकाल में बहुत कम समय होता है। और इसके कारण क्या होता है कि वो उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकती हैं या उत्पादन को बहुत कम नहीं कर सकती हैं। तो उनका जो आर्थिक सामर्थ्य है उसी स्तर पे क्या होगा दोस्तों, वो संतुलन में होगा। तो ये ना होगा भाई, बच्चों वाली बात है, इतने बड़े बड़े लोग गलत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी फर्म का अल्पकाल में संतुलन होता है केवल उसके आर्थिक सामर्थ्य स्तर पे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आप पढ़ते हैं ना कि अल्पकाल में जो साधन होते हैं, फर्मों के जो साधन होते हैं उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो जो उसके सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य के आधार पे ही वो काम करेगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। अगला, यदि परिवार की आय एवं दो वस्तुओं की कीमत दी हुई है तो उन दो वस्तुओं के विभिन्न सम्मिश्रण जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है को प्रदर्शित करने वाली रेखा कहलाती है। बिल्कुल ठीक है। अफजल जी कह रहे हैं सर जी नहीं आया। अच्छा, अल्पकाल में कोई एक फर्म जो होता है वो अपने उत्पादन के कारकों को चेंज कर पाता है? बताइए, कर पाता है? गांव में आपने देखा है कि क्या होता है कि जब बरसात का मौसम आता है तो मक्के का भुट्टा बिकता है। तो जो किसान होता है ना, आसान भाषा में समझिए, फर्म तो बड़ी चीज हो जाएगी, आसान भाषा में समझिए। तो एक जो किसान होता है वो अपने खेत में जाता है और जो गांव के लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि एक बोझा क्या किए, काट लिए मक्का, और एक बोझा मक्का काट करके और ला दिए घर, और उसी मक्के को निकाल करके वो अगले दिन क्या किया, एक ठेला लगा लिया और उसी ठेले पे उसने क्या कर दिया, मक्के को बेच दिया। तो अगले दिन अगर जो मान लीजिए कि बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो जाए, बढ़िया बरसात हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो क्या होगा कि लोग मक्के का भुट्टा ज्यादा खाएंगे। ठीक है, लेकिन अब किसान तो भैया इस प्रोसेस को जो भुट्टा है उसको लाने के लिए किसान को एक दिन का समय चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि भैया हो जाएगा तुरंत काट के लेके चलाएगा, एक दिन पहले वो प्रोसेस कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में जितना वो लाया है उतना ही वो मक्का भून करके लोगों को खिला पाएगा, उससे ज्यादा नहीं खिला पाएगा। छोटी सी बात है। तो ऐसे ही एक जो फर्म होता है अल्पकाल में अपने साधनों को परिवर्तित करके उत्पादन पे कोई असर नहीं, उत्पादन को बढ़ा नहीं सकता है। अर्थात जो पहले उसका सामर्थ्य था उसी सामर्थ्य के आधार पे वो क्या करता है, अपना काम करता है। ठीक है, चलिए, जितनी चादर उतने पैर फैलाइए अल्पकाल में सिंपल एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही बात। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? बी बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है सर। कि एक यदि परिवार की आय एवं दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं तो उन दो वस्तुओं के विभिन्न सम्मिश्रण जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है उसे प्रदर्शित करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? बजट रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके लिए तो कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बजट रेखा का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, काव्यवेव सिद्धांत निम्नलिखित अवस्था की व्याख्या कर सकता है। काव्यवेव थियरी क्या बताता है भाई? काव्यवेव मॉडल क्या बताता है? पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बिना
बिना मेहनत किए जिंदगी में किसी को कुछ मिला नहीं है, आपको भी मिलने वाला नहीं है। और जो मेहनत किया है, किसी का हाथ खाली नहीं रहा है और आपका भी हाथ खाली नहीं होगा। बशर्ते मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए, ठीक है। इसको एंजॉय करिए, जिस भी कंडीशन में आप हैं उस कंडीशन को एंजॉय करिए। इस बात को लेके परेशान ना होइए कि हम तो बहुत बुरे कंडीशन में। आप जिस कंडीशन में हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं कि आपसे बदतर कंडीशन में हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास जो आपके पास सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं उनके पास नहीं है। तो जिंदगी से कभी भी क्या करना चाहिए, अनसेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। भैया ठीक है, भगवान ने जो भी दिया बहुत पर्याप्त है ना। आगे बढ़ने का प्रयास करिए, मेहनत करिए और जो है बहुत सफिशिएंट है। क्या उत्तर होगा भाई? मकड़ी जाल की बात बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। काबेब सिद्धांत 3 अवस्थाओं की बात करता है, स्थिर संतुलन की बात करता है, अस्थिर संतुलन की बात करता है और तटस्थ संतुलन की भी बात करता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और काबेब थियरी को क्या बोलते हैं? मकड़ी जाल मॉडल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन किसका है कि ब्याज पूंजी के एक निश्चित समय के लिए परित्याग करने का पुरस्कार है? क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्याज पूंजी के एक निश्चित समय के लिए परित्याग करने का पुरस्कार। जैसे एक हो गए कौन, यहाँ पे हो गए गोलू, ठीक है, गोलू। और यहाँ पे कौन हो गया? टीना, ठीक है। गोलू और टीना क्या है? दोस्त है। टीना कही गोलू से कि गोलू हमको साल भर के लिए क्या कर दो, 1 लाख रुपए उधार दे दो। 1 लाख रुपए क्या कर दो? उधार दे दो। तो अब गोलू के पास 1 लाख रुपए था, टीना को उधार दे दिया। तो अब गोलू के पास क्या हो गया? अब पैसा बचा नहीं। तो 1 साल के लिए ये गोलू क्या होंगे? 1 लाख रुपए का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो गोलू का 1 लाख, गोलू के पास 1 लाख रुपए है, लेकिन साल भर के लिए गोलू ने उधार दे दिया किसको? टीना को। तो अब गोलू जो है 1 लाख रुपए का क्या कर पाएंगे? प्रयोग नहीं कर पाएंगे 1 साल तक। और इसी के प्रतिफल के रूप में उन्हें क्या मिलेगा दोस्तों? पुरस्कार मिलेगा ब्याज के रूप में। तो जब इन्हें टीना पैसा वापस करेगी तो 1 साल के लिए ये जो वंचित हो रहे हैं, इसी के प्रतिफल के रूप में इनको क्या मिल रहा है? पुरस्कार मिल रहा है। तो ये बात किसने कहा सर? ये बात हमारे मार्शल साहब ने कहा। ठीक है, बहुत छोटी सी बात बोले, बहुत अच्छी सी बात बोले कि देखिए भैया, एक व्यक्ति जो होता है ना, जब वो ऋण देता है तो ऋण देने के बाद वो कुछ समय के लिए उस पैसे के प्रयोग करने से वंचित रह जाता है। और इसी वंचितता के कारण जो उसे प्रतिफल मिलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। बच्चों वाली बात है। तो मार्शल साहब ने ये बात कही और कितनी सिंपल सी बात कही। ठीक है, चलिए, मांग प्रेरित स्फीति हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मांग प्रेरित स्फीति, एक होता है दोस्तों मांग प्रेरित स्फीति और दूसरा क्या होता है? लागत प्रेरित स्फीति। लागत प्रेरित स्फीति। तो मांग प्रेरित स्फीति की बात कौन करता है? किन्स साहब करते हैं। किन्स साहब क्या करते हैं? किन्स साहब सबसे ज्यादा चिंतित किससे थे? मांग प्रेरित स्फीति से थे। किन्स साहब ने क्या कहा कि देखिए, जब जनसंख्या में वृद्धि होती है ना भैया, तो लोगों का उपभोग भी बढ़ता है। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो लोग मांग में भी वृद्धि करते हैं, और जब मांग बढ़ाते हैं तो अर्थात उपभोग भी बढ़ता है। और ऐसी स्थिति में जो मांग होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पूर्ति जो होती है उस तरीके से नहीं हो पाती है। तो मांग बहुत ज्यादा है, पूर्ति कम है, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और महंगाई आ जाती है। और इसी का कारण है कि इसे हम क्या बोलते हैं? मांग प्रेरित स्फीति। तो उपभोग व्यय में वृद्धि के कारण क्या होता है दोस्तों? मांग प्रेरित स्फीति आती है। और लागत प्रेरित स्फीति में कब आती है? जब वस्तुओं के उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। अगला,
निम्नलिखित कथनों पे चलिए भैया विचार कर लीजिए। डी होगा। क्यों गलत कर रहे हैं भाई? उपभोग व्यय में वृद्धि। उपभोग पर व्यय कब होगा? जब मांग में वृद्धि होगी। बच्चों वाली बात है ना। आज से 20 साल पहले जो है वो एक सीमेंट की बोरी जो होती थी वो 60 से 80 रुपए पर बोरी होती थी। इतने ज्यादा पक्के मकान नहीं होते थे 20-25 साल पहले जितना अभी आपको देख रहे हैं। 25 साल पहले मान 25 साल मानिए 20 नहीं 25 से 30 साल पहले की बात करें तो इतने पक्के मकान नहीं होते थे। एक सीमेंट की बोरी जो होती थी वो 80 रुपए की मिल जाती थी। आज एक सीमेंट की बोरी कै रुपए की मिल रही है? 500-500 रुपए की मिल रही है। क्यों भैया? सबको पक्के मकान में रहना है। मांग बढ़ गया। मांग बढ़ गया तो भैया जब मांग बढ़ जाएगी तो कीमत भी बढ़ जाएगी। फिर आप कहेंगे कि महंगाई बहुत आ गई। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ध्यान देकर के बता दीजिए कि उपरोक्त में से कौन से कथन प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के लिए सत्य है। अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि देखिए भैया श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है। ठीक है, श्रम जो है उत्पादन का एकमात्र साधन है। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। मूल्य का श्रम सिद्धांत रिकार्डो साहब, एडम स्मिथ साहब याद आए होंगे, ये आए हैं ना। ठीक है, देश के अंदर श्रम जो है ये पूर्ण रूप से गतिशील है। कौन कौन याद आना चाहिए कि देश के अंदर श्रम पूर्ण रूप से गतिशील है। ये बात किसने किसने कही थी? एक तो रिकार्डो साहब कहते ही हैं ये बात, और कौन कहता है कमेंट करके बता दीजिए। कहते हैं कि देश के अंदर श्रम गतिशील है, देश के बाहर श्रम गतिशील नहीं है। ठीक है, और व्यापाररत देशों के मध्य श्रम पूर्ण गतिशील है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1, 2 और 3 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने बताया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने बताया भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? सर्वप्रथम की बात कर रहा है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सर्वप्रथम किसने दिया था? डाल्टन महोदय ने। क्या कहा था कि जो सीमांत त्याग होगा, सीमांत त्याग जो होगा सर वो सीमांत लाभ के बराबर होगा, होना चाहिए, सीमांत लाभ के बराबर होना चाहिए, है ना। सीमांत त्याग, त्याग कौन करेगा? वो करेगा करदाता, मतलब जो टैक्स पेयर है। तो अर्थात टैक्स पेयर को टैक्स पे करने से जितना नुकसान हो रहा है उतना ही गवर्नमेंट जब सामाजिक परियोजनाओं पे खर्च करे तो उतना ही लोगों को क्या हो? लाभ हो। ठीक है, अर्थात इसको जितनी समस्या हो रही है, जितनी इसको परेशानी हो रही है पैसा त्याग करने से, उतना ही क्या हो कि जब गवर्नमेंट समाज पे पैसा खर्च करे तो उन लोगों को उतना ही क्या हो? लाभ मिले, उन्हें उतना ही अच्छा लगे। ये हमारे डाल्टन साहब ने कहा था, तो बहुत अच्छी बात भी कही थी। ठीक है, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या किया जाता है? बहुत कम देखने को मिलता है ना, बहुत कम देखने को मिलता है। हिनार्थ प्रबंध की नीति की इसलिए आलोचना क्यों की जाती है? हिनार्थ प्रबंध का मतलब क्या होता है सर? हिनार्थ प्रबंध का मतलब क्या होता है? घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था। और घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि सरकार की आय जो है वो कम है लेकिन सरकार क्या कर रहा है? व्यय ज्यादा कर रहा है। अब आप कहेंगे नहीं समझ में आया सर, तो सरकार को आय प्राप्त होता है कहां से? कर के माध्यम से। टैक्स सरकार हमसे लेती है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से,
और सरकार ऋण लेती है, वो आंतरिक ऋण हो सकता है, बाह्य ऋण हो सकता है। सरकार व्यय कहाँ पे करता है? हमारी अर्थव्यवस्था में व्यय करता है, देश की आधारभूत संरचना का विकास करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर तो गवर्नमेंट अपने आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करेगा तो मुद्रा की जो पूर्ति होगी वो अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि आ जाएगी। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो क्रय शक्ति में वृद्धि आएगी, क्रय शक्ति में वृद्धि आएगी तो लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे। जब मांग बढ़ जाएगा और उस अनुपात से पूर्ति नहीं बढ़ पाएगा तो क्या हो जाएगा सर? कीमतों में वृद्धि आ जाएगी। बच्चों वाली बात है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बजट घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार सदैव होता है। और दोस्तों आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे। आप मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, विश्वास से कह रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। और सफलता वाली तैयारी एक दो दिन में नहीं होती, आपको एक दो महीने 4 महीने लगने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे। जब एग्जाम का समय आता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी आपकी फीस 2,000 रुपए, हमसे 4,000 रुपए ले लीजिए, लेकिन हमको कोई सुपर ट्रिक बता दीजिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। कोई सुपर ट्रिक नहीं होता है, कोई भी सफलता का सुपर ट्रिक नहीं होता है, और वो सुपर ट्रिक आपको कोई नहीं दे सकता है। अब जब आप खुद मेहनत करेंगे ना, खुद जब बहुत ज्यादा आप पढ़ लेंगे ना, 2 4 6 महीने अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे ना, तो 3 4 दिन में खुद से आप सुपर ट्रिक बना लेंगे। दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दूसरा कोई आपको सुपर ट्रिक दे नहीं पाएगा। तो बस मेहनत करिए। मैं बार बार बोलता हूं कि एक किताब अपने पास ऐसी रखिए जो किताब आप 1 या 2 दिन में पूरा रिवाइज कर लें, 2 दिन में पूरा रिवाइज कर लें। अब आप कहेंगे सर जी ये कैसे होगा? तो ये तब होगा जब उस किताब को आप कंटिन्यूअसली 6 महीने साल भर पढ़े रहेंगे। एक किताब अपने पास जरूर रखिए, मतलब उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था का रख लीजिए और पार्ट को छोड़ दीजिए, सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। जब एक किताब को आप 6 महीने पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे ना, तो एग्जाम के टाइम 2 से 3 दिन में उस पूरे किताब को आप पढ़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो आप 6 महीने नहीं पढ़े और आप ये सोचे कि 3 दिन में किताब खत्म हो जाएगा, तो कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो मैं आपको सिंपल सटीक साधारण भाषा में दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूँ यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के। वहां पे सारे कॉन्सेप्ट की क्लास आपको आपके सिलेबस के अनुसार दिया जा रहा है। वहां पे आप A to Z सारे कॉन्सेप्ट को पढ़िए। कंप्लीट नोट्स दे रहा हूँ, नोट्स कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे रोज पढ़िए। आदत डालिए, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे ही नोट्स पढ़ने की आदत डालिए। टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, टेस्ट दीजिए, देखिए तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। सब कुछ मिल रहा है, करंट भी आपका कवर हो जाएगा, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एप्लीकेशन पे ईमानदारी से पढ़िए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप सीख सकते हैं। सारे बैचेज अवेलेबल हैं, अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपए है। आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इसी नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा 2,000 रुपए, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, उत्तराखंड लेक्चरर, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, सबका बैच अवेलेबल है। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगला, बजट घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार सदैव ही कैसा होता है? तो आप कहेंगे कि सर जी अधिक होता है। बजटीय घाटा जो होता है वो क्या होता है सर? अधिक होता है। और जो राजकोषीय घाटा होता है, सॉरी, बजटीय घाटा की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार क्या होता है? सदैव ही अधिक होता है। राजकोषीय घाटा जो होता है एक बड़ी टर्मिनोलॉजी होती है, और बजटीय घाटा में क्या होता है दोस्तों कि एक छोटी टर्मिनोलॉजी होती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर जो आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं तो सब कुछ आपको दिया जा रहा है, आपको कुछ भी किन्हीं भी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए।
बिल्कुल ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए इकोनॉमिक्स के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? इकोनॉमिक्स के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि कोई आपको एक किताब नहीं मिलेगी जिसमें आपका सारा 10 यूनिट मिल जाए। ऐसा कोई है ही नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 5,000 रुपए लेके मार्केट जाते हैं और इकोनॉमिक्स के 10 यूनिट की किताब खरीद लेते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं कि पीजीटी क्रैक करने के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़े, पीजीटी क्रैक करने के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़े। वहाँ पे 10 किताबें बताई जाती हैं कि समष्टि का ये खरीद लीजिए, व्यष्टि का ये खरीद लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का ये खरीद लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये खरीद लीजिए। अब इतना मोटा मोटा किताब होता है, एक थियरी 10-10 पन्ने की उसमें दी होती है, आप उतना दिमाग में रख नहीं पाएंगे। उतना आप दिमाग में रख लेंगे तो बहुत बड़े आप अर्थशास्त्री हो जाएंगे, ठीक है, उतना आपके बस मतलब कोई भी नहीं रख पाएगा यार। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि चीज़ों को ठीक तरीके से पढ़ना। और मेरे द्वारा दोस्तों सिंपल सटीक साधारण भाषा में जितनी काम की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे दी जा रही। तो अगर जो एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं से किताब की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में सत्य है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि मुक्त व्यापार संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को क्या करता है? प्रेरित करता है। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। मुक्त व्यापार एकाधिकार के सृजन को रोकता है। जब मुक्त व्यापार हो जाएगा तो एक से अधिक देश क्या करेंगे? आपस में व्यापार करेंगे, तो वहां एकाधिकार की कोई बात होगी ही नहीं। मुक्त व्यापार औद्योगिक संरचना का विविधीकरण करता है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बिल्कुल। अगला, आय में परिवर्तन और निर्यात में परिवर्तन के अनुपात को क्या बोलते हैं? बुक पढ़ने को मन नहीं करता। अरे भाई मैं जितना करवा रहा हूं मोर देन सफिशियंट है ना? जितना मैं करवा रहा हूं आप मेरी क्लास को ही करते रहिए, उस क्लास को करते रहिए और समय समय पे रिवीजन करते रहिए, कोई जरूरत नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या उत्तर होगा कि आय में परिवर्तन और निर्यात में परिवर्तन के अनुपात को क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है। चलिए ये बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं क्या? सभी लोग ये बोल रहे हैं? और कोई भैया ये के अलावा? जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि आय में परिवर्तन और निर्यात में परिवर्तन के अनुपात को विदेशी व्यापार गुणक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ये बोल रहे हैं ना, ठीक बोल। तो विदेशी व्यापार गुणक होता क्या है सर? आसान भाषा में बताएंगे आप मुझे? विदेशी व्यापार गुणक हमें ये बताता है, सॉरी व्यापार गुणक हमें ये बताता है कि जब हम अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं? निवेश करते हैं। अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं या अर्थव्यवस्था अपने निर्यातों को बढ़ाते हैं तो इससे हमारी राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। अर्थात जब हम अपने निवेश करके उत्पादन को बढ़ा करके निर्यातों को बढ़ाते हैं तो हमारे राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि आ जाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, चलिए कि व्यापार का अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया? व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत किसके काट के रूप में है भाई? बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्या उत्तर बोल रहे हैं भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक है कि व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के काट में, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि तुलनात्मक लागत थियरी किसने दिया था? रिकार्डो साहब ने दिया था। क्या कहा था कि दो देश आपस में व्यापार इसलिए करते हैं ताकि दोनों देशों की जो लागत होती है, उत्पादन लागत होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। ये बात रिकार्डो ने कहा। फिर उसके बाद दोस्तों अवसर लागत की थियरी किसने दिया था? कमेंट करके बताइए, ठीक है। किसने कहा था कि दो देश व्यापार इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों देश क्योंकि व्यापार अवसर लागत जो होती है वो अलग अलग होती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, कथन कारण।
कथन और कारण बताइए सर। बिल्कुल। क्या उत्तर आएगा? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई भाई? चलिए, सीधी सी बात है, बच्चों वाली। बच्चों वाली बात है कि नहीं? है भाई। आयात प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि की संभावना होती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम पेट्रोल मंगा रहे हैं, और पेट्रोल पेट्रोल छोड़ दीजिए, पेट्रोल अलग बात हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या आयातित करते हैं, टूथपेस्ट जो होता है वो हम आयात करते हैं, दूसरे देश से हमारे देश में आता है। तो अगर जो इस टूथपेस्ट पे क्या होगा, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो टूथपेस्ट क्या हो जाएगा, महंगा मिलने लगेगा। छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है। यह कीमत वृद्धि व्यापाररत देशों में वस्तु की मांग व पूर्ति की लोचों पे निर्भर करती है। बिल्कुल ठीक है, मांग व लोच के आधार पे ये दोस्तों डिसाइड होता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, कि भूमि या आय एवं धन के वितरण में असमानताओं को मापा और दर्शाया जा सकता है। किसके माध्यम से भाई? पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं उतने लोग भी लाइक नहीं, कम से कम लाइक और शेयर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से। आय एवं धन में वितरण की असमानताओं को कौन दर्शाता है भैया? छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है। लारेंज वक्र दिया गया है ना इसमें। लारेंज वक्र जो है दोस्तों, वो आय विषमता को बताता है। लारेंज वक्र और गिनी गुणांक, ये क्या है? आय की विषमता को मापने के साधन है। तो आय की विषमता को मापता है, आय की विषमता को मापने के दो साधन है। एक है गिनी गुणांक, दूसरा है लारेंज वक्र। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? आय एवं धन के वितरण, बात तो वही हुई ना, और क्या हुआ? असीमित श्रम पूर्ति के साथ आर्थिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बच्चों वाली बात है भाई, इतना बच्चों वाला प्रश्न आ गया। असीमित श्रम आपूर्ति, लेविस साहब पता है ना? लेविस साहब ने क्या कहा? कहा कि अर्थव्यवस्था में देखिए भैया दो क्षेत्र हैं, पहला है कृषि या प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा है उद्योग अर्थात पूंजीवादी क्षेत्र। तो ये जो कृषि है ना, इस कृषि क्षेत्र में श्रम अतिरेक पाया जाता है, श्रम अतिरेक पाया जाता है, अर्थात जितने श्रमिक की जरूरत है उससे ज्यादा श्रमिक कृषि में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कृषि से आप क्या करिए, श्रमिकों को पलायित करिए, कहाँ पे? उद्योगों के तरफ, उद्योगों के तरफ। इस कृषि में जब श्रम का अतिरेक खत्म हो जाएगा और उद्योगों में श्रमिक आ जाएंगे, तो देश क्या होगा? आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। बच्चों वाली बात थी। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किसने सोचा था कि पूंजीवाद भविष्य में निष्क्रिय शक्ति रह जाएगी? बेहतरीन सा प्रश्न है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये किसने कहा था? सुम्पीटर साहब ने कहा था। सुम्पीटर साहब ने नव परिवर्तन की थियरी दिया था ना, कहा था ना कि देखिए भैया, आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप नव प्रवर्तक होंगे। तीन बातें याद रखनी है। इन्होंने कहा था कि भैया नए नए आइडियाज जब लाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, ठीक है, नव प्रवर्तक आपको होना चाहिए। जैसे क्या हुआ कि आजकल के समय में आप क्या देख रहे हैं? आजकल के समय में क्या देख रहे हैं कि नए नए आइडियाज आ गए, है ना? जैसे पहले क्या होता था कि कार जो होता था वो बंद डिब्बे के जैसे हुआ करता था। अब कार के ऊपर क्या आ गया? सनरूफ आ गया है। तो किसी एक व्यक्ति ने सोचा कि ऊपर थोड़ा सा सनरूफ लगा देते हैं, 3-4 लाख रुपए तो बड़े आराम से हमारा बन जाएगा। तो जो कार कितने की थी? जो कार 4 लाख जो सॉरी जो कार 10 लाख रुपए की मिल जाती थी, बस उसमें थोड़ा सा ऊपर स्पेस कर दिया गया, अब वो 14 लाख रुपए की मिल रही है।
और सभी पुरानी कारें लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं अरे भैया अब हम सनरूफ वाला कार का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है, किसी एक व्यक्ति के दिमाग का फितूर ही तो है। तो उसने नया परिवर्तन किया, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर रहा है वो। और ये जो नव परिवर्तन करेगा इसमें पैसा लगेगा, तो वो कहाँ से लाएगा, वो बैंक से क्या ले लेगा, साख ले लेगा, ऋण लेगा। फिर उन्होंने कहा कि देखिए भैया जो नव प्रवर्तक होगा ना, वो क्या करेगा कि अपनी संरचना को क्या करते चला जाएगा, परिवर्तित करता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि पूंजीवाद जो होगा वो स्वतः ही अपना विनाश कर लेगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, एक अर्थव्यवस्था जिसकी विकास दर जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर है वह विकास दर होगी। अब हैरट डोमर मॉडल को पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, छोटी सी बात है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो चलिए, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये होता है दोस्तों प्राकृतिक दर। हैरट डोमर मॉडल को आप पढ़े होंगे तो पता ही होगा। प्राकृतिक दर के अंतर्गत बताते हैं कि विकास दर सामान्यतः वृद्धि दर के बराबर होती है, उस दर को प्राकृतिक दर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कहीं भी अभी जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। और आपकी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि आप ईमानदारी से आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे पढ़ाए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट को एक एक करके पढ़ते रहिए। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स पढ़ने की आदत डालिए, 40 मिनट से 1 घंटे रोज नोट्स को पढ़िए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को सुधारिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करेंट सब कुछ मिल रहा है भाई, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और देखिए सफलता वाली तैयारी जो होती है ना, उसके लिए 2-4 महीने लगते हैं, लर्निंग प्रोसेस स्लो होता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि एग्जाम आ जाएगा तो आप सब तैयार कर लेंगे। अभी से लग जाइए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्जाम आते आते आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। जो हमारी क्लासेस चल रही है वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। इट मीन्स एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, बिहार पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबका अलग अलग बैच है। और अलग अलग बैच में दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की फीस 2000 रुपए है। तो सिंपली दोस्तों आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। सेम नंबर नीचे आ रहा है, ये सेम नंबर नीचे आ रहा है, इस नंबर पे आप फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। और या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट भी परचेज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे हम लोग कल शाम को 7 बजे नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।